नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भंडारा के सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 17 लाख का माल पुलिस ने किया बरामद। अकोला रेलवे स्टेशन पर हवाला कारोबार से जुड़े 43 लाख की नकद रेलवे पुलिस ने की जब्त। एक संदिग्ध आरोपी को किया गिरफ्तार। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की छायाचित्रकारों को शुभकामना। और अब खबरें विस्तार से। भंडारा में सराफा व्यापारी डकैती कांड का पर्दाफाश करते हुए नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनसे लूट का माल भी जब्त किया है। भंडारा में सराफा व्यापारी के साथ हुए लूटपाट में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में ओम यादव, रघु यादव, वासुदेव यादव, श्रवण यादव, चिरंजीव उर्फ शुभम संजय यादव सभी मध्य प्रदेश निवासी और राकेश विजय प्रधान ओडिशा निवासी का समावेश है। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की भी तलाश पुलिस कर रही है, जो कि सूरत, भंडारा और नागपुर के निवासी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब नागपुर पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो आरोपियों ने भंडारा के जवाहर नगर MIDC पुलिस थाना अंतर्गत, गोंदिया पुलिस थाना अंतर्गत और उमरेड में बैग लिफ्टिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने और चांदी के करीब 15,68,237 रुपए के माल सहित 9 मोबाइल फोन, चोरी में उपयोग की गई बाइक सहित करीब 16,70,267 रुपए के माल को जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भंडारा के महात्मा फुले वार्ड निवासी सराफा विनोद भुजाड़े सोने चांदी से भरे 2 बैग लेकर दुकान पहुंचा था। दुकान खोलने के पहले उसने दुपहिया वाहन से बैग को निकाला और दुकान के सामने रखा और पड़ोसी व्यापारी से बातें करने लगा। इसी बीच दुपहिया वाहन पर आए नकाबपोश डकैतों ने मौका पाकर बैग उठा लिया और भाग गए। फिरियादी विनोद ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के अनुसार बैग में 55 से 70 लाख के आभूषण होने की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। घटना के बाद आरोपी नागपुर की दिशा में भागे थे। भंडारा पुलिस ने नागपुर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मंगलवार को नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली कि भंडारा में हुई लूट के आरोपी कलमना परिसर में छिपे हुए हैं। छापामार कार्रवाई कर पुलिस की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। लूट का माल उनसे जब्त किया है। पूछताछ में पता चला था कि आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले रैगी की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। अकोला जिले में हवाला कारोबार से जुड़ी हुई 43 लाख की नकद पुलिस ने जब्त की है। ये कार्रवाई अकोला रेलवे स्टेशन पर की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी मनोज हरिराम शर्मा को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। हवाला कारोबार से जुड़ी एक खबर अकोला से सामने आ रही है, जहां अकोला रेलवे सुरक्षा बल ने एक 43 लाख की नकद जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अकोला से मुंबई की ओर जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस का मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस विभाग को हवाला की एक बड़ी रकम रेल के माध्यम से आने की जानकारी गुप्तचरों से मिली थी, जहां जाल बिछाकर रेलवे सुरक्षा बल ने एक आरोपी को धर दबोचा। संदिग्ध आरोपी का नाम मनोज हरिराम शर्मा बताया जा रहा है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर ये आरोपी आखिर 43 लाख रुपए लेकर किसके पास जा रहा था और कौन कौन इस हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में नागपुर के ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत ने भी सभी छायाचित्रकारों को अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए शुभकामनाएं दी है। आज 19 ऑगस्ट 2021 जागतिक छायाचित्रण दिवस आणि नागपूरच्या ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब यांचं रजत जयंतीचं वर्ष हा एक सुखद संयोग मला वाटतो। छायाचित्रण किंवा ज्याला प्रकाशचित्रण असंही म्हणतात एक कला आहे आणि पुष्कळ लोकांचा तो आजीविकेचा व्यवसायही आहे। छायाचित्रण किंवा प्रकाशचित्रणाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, कला म्हणून ते आनंद देतं, व्यवसाय म्हणून पोटाला मिळवून देतं,
कुठली कला त्याचा अभ्यास करत असला तर व्यक्तीच्या स्वभावातल्या अनेक गोष्टी त्यामुळे उजळून निघतात. दृष्टी मिळते, कौशल्य वाढतं, बारीक तपशील लवकर ध्यानात येण्याची हातोटी साधते. त्याचबरोबर ही जी चित्रांची दुनिया आहे ती मनोरंजनही करते, सुंदरतेचा आनंदही देते, पण त्याचबरोबर माणसाला पुष्कळ शिकवूनही जाते. परंतु एखादा उत्तम फोटोग्राफ, उत्तम प्रकाशचित्र हे एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्यांमधून, त्याच्या गालांच्या, ओठांच्या, डोळ्यांच्या प्रसरणा किंवा आकुंचन याच्यामधून आणि ज्या भावना सांगून जातं, एक संवाद त्या दृष्टीने साधला जातो. आणि अशी नेमक्या प्रसंगातली अशा प्रकारची चित्रणं ही समाजाला पुष्कळ काही शिकवूनही जातात. त्याच्यामुळे अशी ही बोलकी चित्र ही समाज शिक्षणाचं उत्कृष्ट माध्यम म्हणूनही राबवले जाऊ शकतात. समाजाच्या संवेदनेची जाणीव, कलेची उत्कृष्टता आणि कलेचं सौंदर्य, व्यवसायाची अचूकता आणि व्यवसायातली ही उत्कृष्टता आणि त्यातनं व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास या चतुर्विध अंगांनी या फोटोग्राफर्स क्लबची अशीच पुढे उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी या निमित्ताने मी त्यांना शुभकामना देतो आणि माझं हे निवेदन संपवतो. कपिल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक को मौत के घाट उतारा गया. बताया जाता है कि परिसर में रहने वाली किशोरी से उसके प्रेम संबंध थे. इसी बात से बौखलाए किशोरी के भाई और उसके साथियों ने युवक की हत्या की. पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है. मृतक सुंदरबाग गड्डी गोदाम निवासी कमलेश बंडू सहारे बताया गया है. कपिल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक को मौत के घाट उतारा गया. बताया जाता है कि परिसर में रहने वाली किशोरी से उसके प्रेम संबंध थे. इसी बात से बौखलाए किशोरी के भाई और उसके साथियों ने युवक की हत्या की. पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है. मृतक सुंदरबाग गड्डी गोदाम निवासी कमलेश बंडू सहारे बताया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कमलेश विवाहित था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई. उसे एक बच्ची भी है. कमलेश की बहन कपिल नगर थाना अंतर्गत महाड़ा क्वार्टर परिसर में रहती है. उसके क्वार्टर के सामने ही आरोपियों का मकान है. कमलेश का बहन के घर आना जाना था. इसी बीच उसने 16 वर्षीय किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. किशोरी से मिलने के लिए वह अक्सर परिसर में आता जाता था. उसने किशोरी को एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दिया था. दोनों की फोन पर बातचीत होती थी. विगत 19 जुलाई को परिजनों ने किशोरी को कमलेश से बातचीत करते हुए पकड़ लिया. पूछताछ में उसने प्रेम संबंधों की जानकारी दी और बताया कि मोबाइल भी उसे कमलेश ने ही दिया है. किशोरी की मां ने कपिल नगर पुलिस से शिकायत की और बताया कि कमलेश उनकी बेटी को परेशान करता है, उसका पीछा करता है और बात नहीं करने पर धमकाता है. पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर 20 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया. 15 दिन जेल की हवा खाने के बाद कमलेश जमानत पर रिहा हुआ. बुधवार की शाम वह बहन से मिलने उसके घर चला गया. किशोरी के भाई को कमलेश के परिसर में होने का पता चला. जैसे ही बहन के घर से निकला, 3 आरोपियों ने उसे घेर लिया. चाकू और गुप्ती से पेट पर कई वार किए गए और फरार हो गए. उपराजधानी पहले भी आतंकी संगठनों के टारगेट पर रही है. संघ मुख्यालय पर फिदायीन हमला हो या बड़कस चौक पर मिला पाइप बॉम्ब, देश में बम धमाके करने वाले यासिन भटकल ने नागपुर में भी अपनी स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया था, लेकिन अब नागपुर तालिबानियों के भी रडार पर है. उपराजधानी पहले भी आतंकी संगठनों के टारगेट पर रही है. संघ मुख्यालय पर फिदायीन हमला हो या बड़कस चौक पर मिला पाइप बॉम्ब, देश में बम धमाके करने वाले यासिन भटकल ने नागपुर में भी अपनी स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया था, लेकिन अब नागपुर तालिबानियों के भी रडार पर है. 2 महीने पहले नागपुर में पकड़ा गया नूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल हक तालिबानी संगठनों से जुड़ा हुआ था. वह पिछले 10 वर्षों से नागपुर में रह रहा था. वर्ष 2010 में वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. तब से चोरी छिपे नागपुर में रह रहा था. विगत 16 जून को सिटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. उसके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे. मुजाहिदों के समर्थन में बनाया गया उसका वीडियो भी सामने आया. सोशल मीडिया पर आतंकी और तालिबानी संगठनों द्वारा डाले गए वीडियो से वह प्रभावित था. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया.
उसे गिरफ्तार करने के बावजूद पुलिस गतिविधियों का पता नहीं लगा पाई। यहां तक कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने भी नूर मोहम्मद से पूछताछ की, लेकिन जांच में उसे क्लीन चिट मिल गई। एम्बेसी से संपर्क कर 23 जून को उसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। अफगान पहुंचकर सप्ताह भर के भीतर ही वह तालिबानी संगठन से जुड़ गया। नूर मोहम्मद दोबारा तालिबानी आतंकियों से जुड़ गया और उसने अफगानी सेना के विरोध में हथियार उठा लिए। शहर में कोरोना महामारी भले ही पूरी तरह नियंत्रण में हो, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की जताई जा रही आशंका के चलते मनपा पहले से तैयारी में जुट गई है। तीसरी लहर में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर विद्यापीठ के कैंपस में बच्चों के लिए 200 बेड का 3 मंजिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। बेड्स और ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता को देखते हुए स्थायी समिति की ओर से इसके लिए जरूरी निधि को हरी झंडी दिए जाने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी। शहर में कोरोना महामारी भले ही पूरी तरह नियंत्रण में हो, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की जताई जा रही आशंका के चलते मनपा पहले से तैयारी में जुट गई है। तीसरी लहर में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर विद्यापीठ के कैंपस में बच्चों के लिए 200 बेड का 3 मंजिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। बेड्स और ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता को देखते हुए स्थायी समिति की ओर से इसके लिए जरूरी निधि को हरी झंडी दिए जाने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की प्रशासकीय इमारत में 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 200 बेड का अस्पताल बन सकेगा। भले इस समिति के लिए समय में इसे पूरा करना एक चुनौती हो, लेकिन 2 माह के भीतर अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कार्य को पूरा किया जाएगा। मनपा आयुक्त को प्राप्त अधिकारों के तहत कैंपस की इस इमारत का हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। सभापति ने कहा कि आईसीयू और एनआईसीयू के अलावा तीनों मंजिल पर अलग अलग हिस्से में 150 बेड लगाए जाएंगे। इन सभी बेड को ऑक्सीजन युक्त बनाया जाएगा, जिसके लिए कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा चुका है। हवा से ऑक्सीजन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ मेडिकल उपकरणों की आवश्यकता भी सहयोगी एजेंसी द्वारा पूरी हो जाएगी। मनपा को केवल बेड और ऑक्सीजन की पाइपलाइन का निर्माण करना है। तिसरी लाटचा शंका पकडून आपण येणाऱ्या तो लहान मुलावर अटॅक होईल या दृष्टिकोनातून आपण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठामध्ये 3 पहिला मजला, दुसरा आणि तिसरा हे मजले आम्हाला तिथे त्याची बिल्डिंग आम्हाला मिळाली। त्यातून इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आम्हाला निर्माण करायची होती। त्यामध्ये बेड झालं, कंपार्टमेंट झाले आणि ऑक्सिजनचा या संपूर्ण गोष्टी आम्हाला तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला निर्माण करायच्या आहेत आणि यामध्ये जे मशिनरीज लागतील ते NCIच्या माध्यमातून आदरणीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि दया भैया यांच्या संकल्पनेतून दोघांनी ती संकल्पना तयार केली आणि आदरणीय नितीनजीचा सुद्धा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। या सगळ्यांच्या सहमतीने आम्ही हे एक 200 बेडचं हॉस्पिटल, 30 बेड ICUचे, NICUचे 20 बेड आणि 150 बेड ऑक्सिजनचे या संबंधीचं एक 200 बेडचं हॉस्पिटल आम्ही तिथे निर्माण करतो आहे। अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर कार में उत्पात मचाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कर्मचारियों को धमकाकर सरकारी काम में बाधा निर्माण किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल ने एक आरोपी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 3 को बरी किया गया। दोषी करार दिया गया आरोपी भोसलेवाड़ी लश्करी बाग निवासी अमरिंदर सिंह बाबू सिंह तट्ठे बताया गया। अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर कार में उत्पात मचाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कर्मचारियों को धमकाकर सरकारी काम में बाधा निर्माण की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल ने एक आरोपी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 3 को बरी किया है। दोषी करार दिया गया आरोपी भोसलेवाड़ी लश्करी बाग निवासी अमरिंदर सिंह बाबू सिंह तट्ठे बताया गया कि 12 जनवरी 2015 की रात अमरिंदर अपने साथी उत्तम सिंह, जसवीर सिंह और गुरदीप सिंह के साथ लग्जरी कार पर घूमने निकले थे। चारों ने शराब पी रखी थी और शहर भर में कार से जमकर उत्पात मचाया। हुड़केश्वर पुलिस को पता चला कि कार रिंग रोड की तरफ आ रही है। मालगी नगर चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी करके कार को रोकने का प्रयास किया। अमरिंदर ने इशारा देने के बावजूद कार नहीं रोकी। पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कुछ कर्मचारी भी जख्मी हो गए। आखिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा निर्माण करने सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एपीआई घोड़के ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया। बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल सुभाष खोबरागड़े और अभिषेक कश्यप ने कामकाज संभाला। अतिरिक्त सरकारी वकील जयंत अलोने और गिरीश दुबे आरोपी अमरिंदर के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति को 12,71,000 रुपए का चूना लगा दिया। सक्करदरा पुलिस ने आशीर्वाद नगर निवासी अनिल सुरेश मासोदकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति को 12,71,000 रुपए का चूना लगा दिया। सक्करदरा पुलिस ने आशीर्वाद नगर निवासी अनिल सुरेश मासोदकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 14 अगस्त 2020 को प्रियंका शर्मा नामक महिला ने अनिल को फोन किया। मुंबई की टॉप स्टॉक रिसर्च शेयर मार्केट कंपनी की अधिकारी होने की जानकारी दी। उन्हें बताया कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। पहले अनिल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो बार बार कॉल करके कंपनी के माध्यम से शेयर में पैसा निवेश करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसीलिए अनिल ने शुरुआत में 1 लाख रुपए निवेश करने की तैयारी दिखाई। प्रियंका ने उन्हें अपनी कंपनी के प्रमुख ऋतिक सेन और विपिन राठी का नंबर दिया। उनके खाते में गूगल पे द्वारा रकम ट्रांसफर करवाई गई। कुछ ही दिनों बाद प्रियंका ने फिर कॉल किया। अनिल को बताया कि उनके पैसे जिस कंपनी के शेयर में निवेश किए गए थे उसके भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 वर्ष के लिए पैसा निवेश करने पर मोटा मुनाफा होगा। समय समय पर अनिल ने कुल 12,71,000 रुपए आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। आरोपियों ने उन्हें ईमेल द्वारा जमा राशि की रिसिप्ट भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई रिसिप्ट नहीं भेजी गई। कोरोना की दूसरी लहर में अधिक मामले वाले पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस गाइडलाइंस में रेलवे स्टेशन और प्राइवेट व्हीकल से आने जाने वाले यात्रियों को इससे दूर रखा गया है। महाराष्ट्र से जाने वाले यात्रियों की भी मध्य प्रदेश में जांच हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में अधिक मामले वाले पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या 12 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस गाइडलाइन में रेलवे स्टेशन और प्राइवेट व्हीकल से आने जाने वाले यात्रियों को इससे दूर रखा गया है। महाराष्ट्र से जाने वाले यात्रियों की मध्य प्रदेश में भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट पर यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि महाराष्ट्र के लिए यात्रा करने से पहले टीकाकरण का प्रमाण पत्र लेकर आए। अगर ऐसा नहीं है तो 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए। इसके बाद ही उन्हें यात्रा करने दी जाएगी। यह दोनों नहीं होने पर विमान में सवार नहीं होने दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए भी इसी प्रकार की सख्ती की जा रही है। वहां से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की यहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है। राज्य के रेलवे स्टेशन पर अभी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है। नागपुर स्टेशन पर महानगर पालिका द्वारा यात्रियों की कोरोना जांच और सैंपल लेने के लिए स्पेशल टीम तैनात की गई थी, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम होने के बाद टीम को हटा लिया गया। उधर नागपुर और इंदौर के बीच साप्ताहिक ट्रेन सेवा भी शुरू हो रही है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र में अंतर्राज्यीय बस परिवहन भी रोक रखा है,
लेकिन निजी वाहनों पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार का हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीन की अनिवार्यता समझ से परे है। शहर में फिलहाल पार्किंग की समस्या जटिल हो गई है। वाहन चालकों द्वारा कहीं भी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति लगी रहती है। मनपा और ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित पार्किंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए नाममात्र शुल्क पर डिजिटल प्रणाली से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए। उन्होंने कहा कि शहर में वर्तमान में 14 लाख दुपहिया वाहन और 2.50 लाख 4 पहिया वाहन मिलाकर कुल 18 लाख वाहन पंजीकृत है। यदि वाहन निर्धारित पार्किंग में लगाई गई तो न केवल ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, बल्कि मनपा की आय में भी इजाफा होगा। शहर में फिलहाल पार्किंग की समस्या जटिल हो गई है। वाहन चालकों द्वारा कहीं भी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति लगी रहती है। मनपा और ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित पार्किंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए नाममात्र शुल्क पर डिजिटल प्रणाली से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए। उन्होंने कहा कि शहर में वर्तमान में 14 लाख दुपहिया वाहन, 2.50 लाख 4 पहिया वाहन मिलाकर कुल 18 लाख वाहन पंजीकृत है। यदि वाहन निर्धारित पार्किंग में लगाई गई तो न केवल ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, बल्कि मनपा की आय में भी इजाफा होगा। महापौर के सभागार में प्रस्तुतिकरण करते हुए बिग वी कंपनी के डायरेक्टर किशोर डागा ने कहा कि QR कोड के माध्यम से डिजिटल पद्धति से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। वाहन चालकों को नाम मात्र शुल्क में पार्किंग उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास होगा। बाजारों और सड़कों पर होने वाली पार्किंग सुचारू होगी। प्रत्येक माह वाहन चालकों को अपने वाहन के पार्किंग शुल्क को रिचार्ज करना होगा, जिस पर नियंत्रण के लिए विजिलेंस स्क्वाड भी रहेगा। इस तरह से पूरी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रस्तुतिकरण के अनुसार जमीनी स्तर पर जो उतारा जाना है, उसके लिए 7 दिनों में वित्तीय प्लान देने की हिदायत कंपनी को दी। उन्होंने कहा कि पार्किंग की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। मासिक शुल्क लेने के बाद वाहन चालकों को मनपा द्वारा शहर के निर्धारित स्थलों पर पार्किंग की इजाजत होगी। इसी तरह से शहर में लोगों को सस्ते दरों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही अवैध रूप से होने वाली पार्किंग पर मनपा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। कैशलेस पार्किंग के कारण डिजिटल प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। 3 घंटे से अधिक समय तक वाहन की पार्किंग करना हो तो उसके लिए अधिक शुल्क अदा करने होंगे। मनपा की ओर से संचालित हो रही आपली बस में महिलाओं के लिए 6 बसें हैं, जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, किंतु अन्य बसों में भी कई तरह की घटनाएं होने की शिकायतें मिल रही है। अतः शहर में बस सेवा में शामिल सभी बसों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश परिवहन समिति सभापति बंटी कुकड़े ने दिए। मनपा की ओर से संचालित हो रही आपली बस में महिलाओं के लिए 6 बसें हैं, जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, किंतु अन्य बसों में भी कई तरह की घटनाएं होने की शिकायतें मिल रही हैं। अतः शहर बस सेवा में शामिल सभी बसों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश परिवहन समिति सभापति बंटी कुकड़े ने दिए हैं। महानगर पालिका में परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई। सभापति बंटी कुकड़े ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशेष बस के अलावा अन्य बसों में भी वो यात्रा करती है, जिससे इनमें भी CCTV कैमरे लगाना अब अनिवार्य हो गया है। परिवहन समिति के कक्ष से ही इन सभी बसों पर CCTV कैमरे के माध्यम से नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर बस के लिए निर्धारित प्रत्येक बस डिपो की जांच कर वहां आवश्यक सेवा सुविधाओं के लिए रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। तुरंत जांच कर रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश उन्होंने दिए। पारडी में पास सेंटर शुरू करने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए। परिवहन समिति सदस्य नितिन साठवने की ओर से दिए गए पत्र को गंभीरता से लेते हुए काम चोरी करने वाले इंस्ट्रक्टर को बर्खास्त कर उनके स्थान पर नई नियुक्ति करने के निर्देश भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मोर भवन बस अड्डे पर कई यात्री बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं। उन्हें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अतः यहाँ पर प्रतीक्षालय और बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार योजना को लेकर भले ही सरकार की ओर से ठेका आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में मिहान इंडिया लिमिटेड की ओर से अचानक ही ठेका रद्द किए जाने के आदेश जारी किए गए, जिसे चुनौती देते हुए GMR कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बुधवार को याचिका पर फैसला देते हुए अदालत ने जहां GMR कंपनी को राहत प्रदान की, वहीं 19 मार्च 2020 को मिहान इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार योजना को लेकर भले ही सरकार की ओर से ठेका आवंटित किया गया था,
लेकिन बाद में मिहान इंडिया लिमिटेड की ओर से अचानक ही ठेका रद्द किए जाने के आदेश जारी किए गए, जिसे चुनौती देते हुए जीएमआर कंपनी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। बुधवार को याचिका पर फैसला देते हुए अदालत ने जहां जीएमआर कंपनी को राहत प्रदान की, वहीं 19 मार्च 2020 को मिहान इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया। मिहान इंडिया लिमिटेड की ओर से पैरवी के दौरान कहा गया था कि कंपनी को कभी लेटर ऑफ अवार्ड दिया ही नहीं गया था, जिससे कानून और नियमों के अनुसार इसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जा सकती। इस पर खुलासा करते हुए अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि एमआईएल की ओर से आश्चर्यजनक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जबकि एमआईएल और कंपनी के बीच हुए पत्राचार से ये साबित हो रहा है कि एमआईएल ने कभी भी टेंडर नहीं दिए जाने का भी उल्लेख नहीं किया। यहां तक कि सुधारित बोली लगाए जाने के बाद पुनः मिहान को लेटर ऑफ अवार्ड देने का पत्र दिया गया था। इसी तरह लेटर ऑफ अवार्ड के लिए अलग से किसी तरह का निर्धारित फॉर्म आदि नहीं होता है। यदि टेंडर रद्द किया गया तो उसकी स्पष्ट सूचना कंपनी को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किसी भी पत्राचार के दौरान खुलासा नहीं किया गया। लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेनों में से करीब 80% का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। नागपुर स्टेशन से भी करीब 190 ट्रेनों की आवाजाही और परिचालन शुरू है। ऐसे में यात्रियों की संख्या भी दोबारा बढ़ने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा स्टेशन के पश्चिमी भाग पर टिकट आरक्षण के 4 काउंटर शुरू किए गए थे। अब पूर्वी भाग में भी एक रिजर्वेशन काउंटर शुरू कर दिया गया है। हालांकि रिजर्वेशन काउंटरों की संख्या कुल 4 ही है। लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेनों में से करीब 80% का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। नागपुर स्टेशन से भी करीब 190 ट्रेनों की आवाजाही और परिचालन शुरू है। ऐसे में यात्रियों की संख्या भी दोबारा बढ़ने लगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा स्टेशन के पश्चिमी भाग पर टिकट आरक्षण के 4 काउंटर शुरू किए गए थे। अब पूर्वी भाग में भी एक रिजर्वेशन काउंटर शुरू कर दिया गया है। हालांकि रिजर्वेशन काउंटरों की संख्या कुल 4 ही है। पहले पश्चिमी भाग की ओर बने रिजर्वेशन हॉल में 4 काउंटर शुरू किए गए थे। इससे यह आरक्षण कराने आ रहे लोगों का जमावड़ा हो रहा था। ओपन वेटिंग हॉल होने के कारण यह यात्री भी रुकते थे। खासतौर से बारिश के समय यहाँ लोगों का मजमा लग जाता है। वहीं पूर्व व मध्य नागपुर के लोगों को भी काउंटर टिकट बनाने के लिए लंबा चक्कर मारकर स्टेशन के पश्चिमी भाग की ओर आना पड़ता था। लेकिन अब पूर्वी भाग पर काउंटर शुरू होने से पूर्व व मध्य नागपुर के यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पूर्वी द्वार की ओर बना रिजर्वेशन हॉल वैसे भी काफी छोटा है। ऐसे में एक ही काउंटर होने से यहाँ भी भीड़ लगने की पूरी संभावना है। निश्चित तौर पर पूर्वी भाग में रिजर्वेशन काउंटर यात्रियों और टिकट बनाने आए लोगों के लिए सहूलियत भरा होगा, लेकिन इसी के साथ लोगों के सामान आदि की सुरक्षा पर भी नजर रखनी होगी। पूर्वी भाग में ऑटो चालकों का कब्जा कोई नई बात नहीं है। पूरा दिन यहाँ नशेड़ियों और गंजेड़ियों के अलावा असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान पश्चिमी भाग की ओर ही रहता है। 240 सीसीटीवी कैमरों की फौज होने के बाद भी चोर वारदातों को अंजाम दे ही देते हैं। इससे पहले भी पूर्वी द्वार पर लोगों की भीड़ चोरों के लिए आसान रास्ता रहता था। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।